हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम शिवानी है और आज हम एक ऐसे हेल्थ इश्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो विमेन को बहुत रेलेवेंट है। ओवेरियन कैंसर और द साइलेंट डिजीज। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत डिस्कशंस होते हैं, बहुत सुनने में मिलता है, लेकिन ओवेरियन कैंसर के बारे में कम ही जानकारी है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम आज एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को बुलाए जो हमें इस डिजीज के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर बुचुन कुमारी मिश्रा डायरेक्टर और यूनिट हेड है गायनी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जो एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कुमारी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत स्वागत है हमारे आज इस डिस्कशन में। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप जो इतने पेशेंट्स के साथ काम करती है, ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? और बहुत ही सिंपल भाषा में हमें बताइए कि व्हाट इज ओवेरियन कैंसर एंड व्हाई इज इट ऑफन कॉल्ड द साइलेंट डिजीज? वानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं बहुत ही ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ आपको। मैं डॉक्टर बुचुन मिश्रा हूँ एंड एट प्रेजेंट मैं एक्शन कैंसर हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में महिलाओं के कैंसर से जुड़े डिपार्टमेंट गायनी ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी में यूनिट हेड एंड डायरेक्टर हूँ। और शिवानी में यहाँ पे हर तरह के कैंसर्स जो महिलाओं से रिलेटेड हैं, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, विजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, इन सब का इलाज कर रही हूँ, चाहे वो अर्ली स्टेज के हों या एडवांस स्टेज के हों। और इनका इलाज हर तरह से संभव है, हर तरह के इलाज हमारे पास हैं। और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में हो रही, जिसको हम न्यू टेक्नोलॉजी कह लीजिए या रिसेंट एडवांसेस कह लीजिए, वी आर डूइंग दैट। जैसे कि रोबोटिक सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ओपन सर्जरी है, हाईपेक है जो ओवेरियन कैंसर में किए जाते हैं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। और मुझे इस फील्ड में इसका तजुर्बा अराउंड 20 ईयर्स का हो चुका है। और मैंने इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की जो भी ज़रूरतें हैं वो सब कुछ पूरी करी है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब फीमेल्स हमारी ठीक होके जाती हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। तो बात करते हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर जो है वह एक अंडेदानी जिसे हम कहते हैं, जहाँ से एक बहुत ही अच्छे हार्मोन की शुरुआत होती है, एस्ट्रोजन, उसी का कैंसर है। तो जब इसमें कोई भी सेल्स अचानक से बढ़ने लगता है तो एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है या एक कैंसर का फॉर्म ले लेता है, उसमें गांठ बन जाती है। और कई बार ये कैंसर डायरेक्टली ओवरी से ना आकर के फेलोपियन ट्यूब हम जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू कंसीव करती है एक महिला, उससे भी अराइज होता है। तो मोस्टली ये कैंसर यहीं से शुरू होता है और यह पूरे बॉडी में फैल जाता है। कई बार कहीं भी ओवेरियंस में या कहीं फेलोपियन ट्यूब में कोई गांठ नहीं होती है, बट जिसे हम पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं, जो पेरिटोनियम होती है, जो सरफेस होती है, वहां से ये मैलिग्नेंसी या कैंसर की शुरुआत हो जाती है। और महिला जो होती है मोस्टली एडवांस स्टेज में हमारे पास इसलिए आती है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो साइलेंट नहीं होते हैं, बड़े माइनर होते हैं, जो बड़ी, जैसे आपने कहा, बड़े आसानी से इग्नोर हो जाते हैं। और महिला को ये लगता है कि उसके पेट में हल्का सा कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हो सकता है खाना पचा ना हो, एसिडिटी हो रही हो, सो उसको वो इग्नोर कर देती है। इसलिए ये जो कैंसर है मोस्टली थर्ड स्टेज या थर्ड सी स्टेज में हमारे पास आते हैं, जब पेशेंट को एकदम से पेट फूल जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उसका चलना फिरना बैठना हर चीज मुश्किल होने लगता है, तब वो अपने फैमिली मेंबर्स को बताती है। और फिर पेशेंट हमारे पास डिटेक्ट होने के मान लीजिए या कह लीजिए वो हमारे पास चलकर आता है। जब आपके पास पेशेंट्स आजकल आते हैं तो इनका कोई एज प्रोफाइल है? आर यू सीइंग से फॉर एग्जांपल 25 और 35 के औरतें ज्यादा आ रही है या 40 प्लस की औरतें ज्यादा आ रही है? और कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिसका ज्यादा इसमें हाथ होता है? डू दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? ठीक, क्वेश्चन ये आपका बहुत ही अच्छा है कि क्या ये कैंसर सिर्फ एल्डरली महिलाओं को होता है या यंग महिलाएं बिल्कुल सेफ हैं या उनको कैंसर नहीं है? ऐसा नहीं है शिवानी। आजकल जो ये कैंसर है ओवरीज का, यंग एज में भी उतनी ही रैपिडली फैल रहा है और उतनी ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर के साथ आता है। मैं ये कहूंगी कि हर महिला जो है, जो रिस्क फैक्टर मैं बताऊं तो 6 से 7
महिलाएं जो हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन में एक स्पोरेडिक कैंसर के रिस्क में आती हैं। सिर्फ 10 से 20% महिलाएं जो हैं जो ओवेरियन कैंसर है वो हेरिडिटी है। तो बाकी सारी महिलाएं जो हैं 90% केसेस या 80% मान लीजिए, दे आर एट रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, और उनमें हर 6 से 7 महिला पर 1 लाख पॉपुलेशन में कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का रिस्क देखा गया है। तो in my experience of 20 years, I have seen young girls in 30s also coming with ovarian cancer, high grade cancer. So कोई भी एज इस कैंसर से परे नहीं है, या उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यंग हूँ, मुझे ये कैंसर नहीं हो सकता। सो ओवरी का कैंसर एक डेडली कैंसर के रूप में है, और इट इज अफेक्टिंग ऑल द एज ग्रुप फीमेल्स starting from 30, 25 and exceeding up to 75 also. I have seen people suffering from ovarian cancer. आपने जो फिगर्स बताए हैं डॉक्टर कुमारी, दे आर स्टार्टलिंग, बट जो 10 to 20% है जिनके फैमिली में नानी या दादी या मम्मी को हुआ है, दे आर एट हाई रिस्क, तो व्हाट अर्ली स्टेजेस, आई वुड से प्रिवेंशन और डिटेक्शन या काउंसलिंग आप सजेस्ट करेंगे इन औरतों के लिए? जी, जो जेनेटिक कैंसर हम कहते हैं, जिनमें फैमिली में फर्स्ट या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में 1 या मोर देन 1, या हम कह लीजिए 2 या 3 क्लोज रिलेटिव्स में ओवेरियन कैंसर का रिस्क होता है, तो उन महिलाओं में ओवरी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसे हम हेरिडिटी ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम कहते हैं। जिन फैमिली में उनकी फैमिली में यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर या कोलन का कैंसर होता है किसी भी महिला को उनके रिलेटिव्स में, तो उनको हम हेरिडिटी कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स के लिए स्क्रीनिंग करते हैं। इन महिलाओं को अलर्ट होना चाहिए, इन्हें जेनेटिक काउंसलर से मिलना चाहिए और अपने रिस्क के बारे में पता करना चाहिए कि उन्हें किस तरह का रिस्क है। जैसे कि कुछ जेनेटिक टेस्टिंग बनी है, हम ब्राका के बारे में हम सब ने सुना होगा, ब्राका 1, ब्राका 2। ये जो जेनेटिक म्यूटेशन होता है, इन जीन्स में म्यूटेशन होता है, अगर इस रिस्क का पता चल जाए पहले से, या उस फीमेल को पता हो कि उसको ब्राका जीन पॉजिटिव है, इन पेशेंट्स को अलर्ट होना चाहिए। इनमें ये कैंसर 10 साल पहले आने का रिस्क होता है। इन्हें जो होती है, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ यू कैन से द स्क्रीनिंग तो नहीं है, हम जांच कह सकते हैं कि हमें इनको बहुत ही क्लोजली जांच करना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बाकी महिलाओं से ज्यादा हैं। इन्हें ईयरली अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और अपने रिस्क फैक्टर्स के बारे में सिंस इनको पता है, तो दे शुड बी मोर विजिलेंट दैट दे शुड गो टू द जेनेटिक काउंसलर एंड सीक द ओपिनियन ऑफ द गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट एंड be very vigilant regarding the risk of ovarian cancer or uterine cancer. Ovarian cancer अगर suspected है, तो what are the tests that a doctor typically prescribes? Is it a urine test, blood test, ultrasound के बारे में आपने थोड़ा सा हमें बताया, पेशेंट्स को आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? शिवानी, ऐसे कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे हम ये पता कर लें। वी कैन नॉट डिटेक्ट ओवेरियन कैंसर बाय जस्ट डूइंग अ सिंपल ब्लड टेस्ट। हाँ, हम अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स पता है इन एज ग्रुप में, वी कैन एटलीस्ट डू एन अल्ट्रासाउंड एवरी ईयर, और अल्ट्रासाउंड में ये कैंसर अगर हमें डिटेक्ट होता है इन महिलाओं में, तो फिर हम हायर स्कैन के ऊपर जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन या पेट स्कैन की नीड आती है, एंड उसमें एक्चुअली हम पता कर पाते हैं कि ये कैंसर कितना फैला है। सीटी स्कैन से इस बात का पता चल जाता है कि ओवेरियन कैंसर जो है वो किस हद तक बॉडी में फैला हुआ है। पेट स्कैन से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि बॉडी के किस पार्ट तक ये कैंसर गया है, क्या बोन्स में गया है, लंग्स में है, लिवर में है, या किसी ऐसे पार्ट में है जिसे हम सिर्फ पेट के थ्रू ही पता करते हैं। तो जब ये अल्ट्रासाउंड पे हमें सस्पेक्ट होता है कि कैंसर है ओवरी का, और ऐसा लग रहा है कि ओवेरियन कैंसर है, तब हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसे हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं। तो CA1 to 5, CEA, CA 19.9, ये जो ट्यूमर मार्कर्स हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट हैं, ये बताने के लिए कि ये कैंसर क्या प्राइमरीली ओवरी से आया है या किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी से ये कैंसर आया है और ओवरी जैसा ही लग रहा है। तो ये ट्यूमर मार्कर्स हमें बहुत हद तक गाइड करते हैं।
तो क्या हम प्राइमरीली ओवेरियन कैंसर को डील कर रहे हैं या फिर ये कैंसर किसी और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मान लीजिए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, लाइक स्टमक से, गॉल ब्लैडर से या कोलन से आया है। सो इसकी स्क्रीनिंग के लिए भी हम ट्यूमर मार्कर्स कराते हैं। और उसके बाद हम फिर पेशेंट अगर ऑपरेबल है, हमें लगता है कि स्टेज कम है, सिर्फ यूट्रस और ओवरी तक ही ये गांठ है, तो हम इनको अर्ली स्टेज मानते हैं। और इन पेशेंट्स का डिटेक्शन बड़ा, यू कैन से कि रेट ऑफ डिटेक्शन एट अर्ली स्टेज इज वेरी वेरी लेस, बट दोज पेशेंट्स आर फॉर्चुनेट। एंड फिर हम उनको सर्जिकली ट्रीट करते हैं, ऑपरेशन से उनकी सर्जरी हम करते हैं, जिसे हम साइटो रिडक्शन करते हैं और स्टेजिंग करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये ओवेरियन कैंसर किस स्टेज पे है। कई बार स्टेज 3 की मैंने बात करी, स्टेज 4 की बात करी है, जिसमें ओवेरियन कैंसर बड़ा रैपिडली फैला होता है और फिर वो ऑपरेशन के स्टेज में नहीं होता है। उस केस में फिर सिर्फ सस्पेशन से नहीं, हमें डायग्नोसिस पता करनी होती है और हम उस पार्ट से बायोप्सी लेते हैं और प्रूफ करते हैं कि ये ओवेरियन कैंसर है। और उसके बाद कई बार इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की जरूरत होती है और कुछ साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी देने के बाद फिर हम इन पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं और उसके बाद उनकी पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी कंप्लीट होती है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम मान लीजिए ब्राका म्यूटेशन है या फिर HRD है, इनके थ्रू हम इनका जेनेटिक जो टेस्टिंग है वो पता करते हैं और फिर इन पेशेंट्स को कई बार टारगेटेड थेरेपी और इम्यून थेरेपी पे रखते हैं। सो इस तरह से हम ओवेरियन कैंसर का इलाज करते हैं शिवानी। राइट। थोड़ा सा हम आपने बात करी कि हेरिडिटरी वाले जो फैक्टर्स है, लेकिन अगर हम बाकी 80% है जो विमेन है, ये आजकल जैसे कि हमने पहले भी बताया कि रेट ऑफ ओवेरियन कैंसर हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। आर वी टॉकिंग अबाउट सम फैक्टर्स दैट आर वर्किंग ओवर टाइम, जैसे लाइफस्टाइल चेंज? तो हर कोई ओबेसिटी से लेके ब्लड प्रेशर का एक कारण है कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है। सो आर देयर दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स आल्सो प्लेइंग हियर? जी शिवानी, कुछ हद तक इनका रोल है। लाइक ओबेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी काइंड ऑफ कैंसर। वी कैन से नाउ वी आर सीइंग कि ओबेसिटी हैज गिवन राइज टू is the risk factor for so many cancers. मान लीजिए ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलन कैंसर। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेट प्रेगनेंसीज एंड इनफर्टिलिटी, जहाँ पे फीमेल्स बहुत लेट शादी करती हैं और उन्हें बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं ओवुलेशन करने के लिए, अंडे बनाने के लिए। सो इन महिलाओं में ओवेरियन कैंसर का रिस्क होता है। एंड हार्मोनल थेरेपी है। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर ओवेरियन कैंसर। स्मोकिंग कह लीजिए या फिर बैड लाइफस्टाइल ही मान लीजिए, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, इनफर्टिलिटी है। सो ये सब कुछ एक हाई रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, बट 100% इनका रोल नहीं है। But these are the factors which can be prevented. We have these things which we can control. We can improve the lifestyle and to some extent we can prevent ourselves from ovarian cancer also. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर दोज इनसाइट्स। आपकी बातों से ये पता चलता है कि डॉक्टर डबल्स अप एज अ काउंसलर फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? इज सर्जरी अ मस्ट, और उस विद इन दैट सर्जरी ऑप्शंस, robotic surgery या invasive surgery, what is the line of treatment that you normally suggest to a patient? So patient आजकल जो हमारा minimally invasive का the trend is there that we are operating, we are doing surgeries through robotic and laparoscopy. So patient का सिलेक्शन बहुत important है कि हम किस पेशेंट को ओपन करें, किस पेशेंट को रोबोटिक करें, क्योंकि पेशेंट का इलाज important है, ना कि द मोड ऑफ सर्जरी। सो जो अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं जिसमें ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ ओवरी में होता है या इस जगह पे होता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा फैला ना, सो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेशेंट्स को हम काउंसल करते हैं और इनको हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपी सर्जरी कर सकते हैं। इनमें सस्पिशन ऑफ कैंसर होता है शिवानी, सिर्फ प्रूफ तो तभी होता है जब हम इस ट्यूमर को निकाल के और टेस्टिंग के लिए भेजें। और मोस्टली इन ट्यूमर्स को जो कन्फाइंड टू द ओवरी होती है, एडेनेक्सल मैस कह लीजिए, ओवेरियन मैस कह लीजिए, इनको फ्रोजन सेक्शन हम करते हैं जो ऑन द टेबल होता है,
तो ट्यूमर को बिना छेड़े, बिना ही उसको रप्चर किए, उसको बहुत ही रेस्पेक्टफुली निकाल के हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिसे फ्रोजन सेक्शन कहते हैं। और उसमें 80 to 85% चांस ये होता है कि पैथोलॉजिस्ट हमें ये बता देते हैं कि ये कैंसर फ्रैंकली कैंसर है, नॉन कैंसर है या बॉर्डरलाइन कैंसर है। तो इन केसेस में अगर कैंसर ऐसा है जिसमें हमें कई बार पेशेंट की एज कम होती है, 30s में होती है, जिनकी फैमिली भी कंप्लीट नहीं होती है, दे वांट टू कंजर्व द अदर ओवरीज, उनको अपनी अलग दूसरी ओवरी बचानी होती है और बच्चेदानी भी उन्हें बचानी होती है क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती है। सो कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनकी हम बॉर्डरलाइन कैंसर कह लीजिए, अर्ली स्टेज के कैंसर कह लीजिए, उनमें फिर हम ओवरी को बचाते हैं और इसमें हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का बहुत अच्छा हेल्प है या रोल है जो हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक से करते हैं। अब आती है बात की ओपन सर्जरी की या फिर उन कैंसर्स की जिसमें सर्जरी हो सकती है, नहीं हो सकती है। सो वो कैंसर जो स्टेज होती है वो 3rd स्टेज की होती है मोस्टली, जिसमें पानी बहुत ज्यादा भरा होता है पेशेंट के पेट में, जिसे असाइटिस कहते हैं। ओमेंटम होता है, एक तरह की झिल्ली होती है, एक तरफ का कवरिंग होती है हमारी बॉडी में जिसमें गांठें बन जाती है, जिसे हम ओमेंटल केक कहते हैं, ओमेंटल केकिंग कहते हैं। और छोटे छोटे डिपॉजिट्स या मान लीजिए ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो आंतों पे भी होते हैं, पेरिटोनियम पे भी होते हैं, जिसको हम सरफेस लाइनिंग कहते हैं। सो इन पेशेंट्स में हमें जो है अपफ्रंट सर्जरी करनी है या नहीं करनी है, इसका डिसीजन लेना होता है, या पहले इनको हम ऑपरेट करें या इनको हम कीमोथेरेपी के लिए लें, क्योंकि पेशेंट की सर्जरी करने का फायदा तभी है जब हम पूरी तरह से उसकी बीमारी निकाल पाए। तो जब पेशेंट की बीमारी इतनी ज्यादा होती है, वो आंतों पे फैली होती है या कुछ ऐसे पार्ट ऑफ द लिवर या पोटा में डिजीज होती है जहां से हम सर्जरी कंप्लीटली ना कर पाए, तो ऐसे पेशेंट्स को पहले हम प्रूफ करते हैं थ्रू बायोप्सी कि ये कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, और उसके बाद हम इन्हें कीमोथेरेपी के लिए भेज देते हैं। जब हमें डाउट होता है कि हम इस पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दें या ना दें, सिर्फ पेट या सीटी पे हम ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो कई बार हम कैमरे की हेल्प से इनकी जो है हम स्कोरिंग करते हैं और हम ये अंदर एक कैमरा डालकर देख लेते हैं कि पेशेंट की बीमारी कितनी है, बहुत ज्यादा है, आंतों पे है, नहीं है, क्या हम इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं। सो इस बेसिस पे हमारा डिसीजन होता है और फिर हम ये डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट की सर्जरी करें या फिर हम इन्हें कीमोथेरेपी के लिए भेजें। सो ऐसे केसेस में जब हम सर्जरी डिसाइड करते हैं जिसमें इतनी सारी बीमारी है और हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें ऑपरेट करना है और हम ये बीमारी पूरी निकाल पाएंगे, सो ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी फिर ओपन होती है और इसमें लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक का रोल अभी नहीं है फ्रंट सर्जरी में। पोस्ट कीमोथेरेपी में जिसमें हम साइकिल्स 3-4 दे चुके हैं और डिजीज को कम कर चुके हैं, उसमें हम कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में रोबोटिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं या कर सकते हैं। सो ओपन सर्जरी मोस्टली ओवेरियन कैंसर में की जाती है शिवानी, जिससे कि हम मैक्सिमम बीमारी को निकाल पाए, और इसे हम साइटो रिडक्शन कहते हैं। और ये डिफरेंट होती है स्टेजिंग सर्जरी से, क्योंकि इसमें बीमारी को कम से कम हम रेसिडुअल डिजीज छोड़ते हैं 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तो हमारा गोल अचीव होता है। हम ये मानते हैं कि हम पेशेंट की जो सर्जरी है वो ऑप्टिमल कर पाए हैं और अब इस पेशेंट को कीमोथेरेपी देने का या आगे जो भी थेरेपी हमें देनी उसका फायदा होगा। सो यही तरीका है, यूनिवर्सली और इंटरनेशनली ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। डॉक्टर कुमारी ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड। आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि बोथ पेशेंट और डॉक्टर के लिए एक यूनिक जर्नी है और हर एक पेशेंट को बहुत ही इंटेंस, आई एम श्योर, ये एक इमोशनल जर्नी है, एंड आई एम श्योर द डॉक्टर इज आल्सो doubling up as a counselor, not just as a doctor. So very very well explained. My next question is, treatment is over and done with, अभी पेशेंट रिकवरी मोड में है एंड ट्रीटमेंट कोई भी हो सकती है, कीमोथेरेपी या दोनों का कॉम्बिनेशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। व्हाट काइंड ऑफ अ रिकवरी कैन अ पेशेंट एक्सपेक्ट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली रिलैप्स के रिस्क्स के बारे में अगर आप हमें बताएं तो आई थिंक इट बी वेरी वैल्यूएबल टू आवर व्यूअर्स। अगर स्टेज अर्ली है, स्टेज 1 स्टेज 2 है, सो सर्वाइवल बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है पेशेंट को आफ्टर सर्जरी एंड आफ्टर कीमोथेरेपी।
और हर कैंसर, चाहे वो अर्ली स्टेज हो, स्टेज 1 हो, स्टेज 2 हो, स्टेज 3 हो या स्टेज 4 हो, उसमें रिलैप्स का रिस्क हमेशा होता है। पहले तो पेशेंट अपनी कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद हमेशा फॉलोअप में रहे पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ। और अगर ये महिला जो है जिसकी हमारी एडवांस स्टेज है, स्टेज 3 या स्टेज 4 का ओवेरियन कैंसर रहा है, जिसकी सर्जरी हुई है, पहले कीमोथेरेपी हुई है, फिर बाद में भी कीमोथेरेपी मिली है, और फिर उनको कई बार हम मेंटेनेंस टारगेटेड थेरेपी पे रखते हैं, इन पेशेंट्स में रिकरेंस रिस्क बहुत ज़्यादा है। स्टेज 3 के कैंसर्स को जो हम 5 साल सर्वाइवल हम जो मानते हैं, लॉकिंग पीरियड है हमारा, जिसमें हम पेशेंट को फॉलो करते हैं, उनकी टेस्ट करते हैं और उनके रिकरेंस को या रिलैप्स को पता करते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 के कैंसर का जो रिकरेंस रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और 5 ईयर सर्वाइवल की बात करें तो अराउंड 30 to 40% ही है स्टेज 3 कैंसर का। द रिकरेंस ऑफ ओवेरियन कैंसर इज वेरी वेरी हाई, depending on the grade and stage of the disease. Dr. Mishra, it was a very enlightening conversation today, very insightful. I'm sure हमारे दर्शकों ने आज बहुत इम्पोर्टेंट आपसे ओवेरियन कैंसर के बारे में जाना है और सीखा है। आपके तजुर्बे से हमें बहुत जानकारी मिली है। लेकिन इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले आप कुछ और एक फाइनल वर्ड्स हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहेंगी? एक तो मैं अपनी जितनी भी महिलाएं मुझे सुने या देख रही होंगी या देखेंगी, उनको ये एक बात बतानी है कि आपकी हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्रायोरिटी है। ये मैं मानती हूँ कि आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती हैं और परिवार को सबसे फर्स्ट रखती हैं, पर परिवार आपसे शुरू होता है। तो जब भी कोई सिम्टम्स हो, एक तो आप उसको अपने फैमिली में शेयर करें, बताएं, अर्लीस्ट बताएं और डॉक्टर की सलाह लें। और कोई भी सिम्टम्स जो नया हो, जो लगता है कि आपको कभी नहीं था और अचानक से शुरू हुआ है, चाहे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो, क्लॉटिंग हो रही हो, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग हो रही हो, महीने के बीच में खून आ रहा हो, या फिर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो रही है, आप बार बार यूरिन पास करने जा रही हैं, जो नहीं था, सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। फैमिली मेंबर्स को बताइए, हाइड नहीं करिए। और मैं अपने जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि उनके सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें। ये ना कहें कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन ले लो। आप उनकी जो सिम्टम्स हैं उनको प्रायोरिटी दें, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि कुछ कैंसर्स बहुत अर्ली स्टेज में होते हैं और वही पेशेंट जो होते हैं जो अर्ली स्टेज डिटेक्ट होते हैं उनका सर्वाइवल बेनिफिट होता है। मैसेज टू ऑल द फीमेल्स, डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स। और कोई भी बीमारी बिना आहट के नहीं आती है, आहट आती है, उस आहट को पहचानिए। और अपनी जेनेटिक जिनके पास पता है कि हमें जेनेटिक रिस्क है, जिन फीमेल्स को पता है उनके फैमिली में ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है और उन्हें ये रिस्क पता है, उन्हें ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। नो योर रिस्क एंड डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स, प्लीज विजिट टू द डॉक्टर अर्लीस्ट। तो हम इस कैंसर को हरा पाएंगे, हम इस बीमारी पे हम जीत हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिश्रा, हमारे साथ आपने अपने कीमती समय से कुछ समय निकाला और हमारे साथ यहाँ आए और ओवेरियन कैंसर के बारे में बहुत ही डिटेल में हमको जानकारी दी, सिम्टम्स, then diagnosis, the kind of tests, and then the treatment options and the risks associated. But I think the most important takeaway from the entire interview is timely consultation with the specialist. I think this is the most important lesson that we have learned in this interview, and a very important takeaway. हम सब ये याद रखेंगे और हम अपने सिम्टम्स जो बहुत कैजुअली ले लेते हैं वो नहीं करेंगे और टाइमली डॉक्टर के पास जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टू द ऑडियंस फॉर स्पेंडिंग टाइम हियर, एंड आई एम होप that this was very valuable for you. We will see you again on another episode to learn something new about another disease. Thank you and goodbye.